नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के क्लास के हिसाब से आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज नंबर यहाँ पे 84 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे 84 रहेगा। और साथ साथ में मॉर्निंग सेशंस के अंदर भी अपन लगातार यहाँ पे थ्योरी क्लास ले रहे हैं। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बीच में जब मैं अपन यहाँ पे बूस्टर डोज भी ले रहे हैं तो आपकी तैयारी को जानदार और भी मजबूत करने के लिए है अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को चालू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपना यहाँ पे सीरीज नंबर 84 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखे दोस्तों, यहाँ पे 84 से रिलेटेड वो रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखे कि बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों यहाँ पे फिर आज बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। उसका आयोजन यहाँ पे कहाँ होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 का आयोजन की बात कर रहे हैं। यूएसए, टोक्यो, इंडिया या फिर कनाडा। और साथ ही में दोस्त जुड़ गए हैं सभी दोस्त, तो एक बार क्लास को शेयर कर दे अपने अपने ग्रुपों में। शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा करते रहे सभी दोस्त। तो बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 रहेगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ है वो इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। अब फैक्ट भी आप देख सकते हो दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट वेरी इंपोर्टेंट है। वो देखिए दोस्तों आप, तो यहाँ पे जो बैडमिंटन वर्ल्ड विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो इसका आयोजन 17 से 23 अगस्त 2026, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे नई दिल्ली भारत के अंदर है वो किया जाएगा। और यहाँ पे आईजी स्टेडियम के अंदर इसका निर्धारित है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 17 वर्षों के बाद, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 17 वर्ष के बाद भारत में वापसी कर रहा है। यानी इससे पहले कब की गई थी इसकी मेजबानी, तो 2009 में है वो यहाँ पे हैदराबाद में इसकी मेजबानी की गई थी भारतीय द्वारा। तो यहाँ पे दूसरी बार है, सेकंड बार है वो इसका आयोजन यहाँ पे इंडिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कि कोमल उत्तक चोटों के लिए राइस पद्धति की शुरुआत किसने की थी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो कोमल उत्तक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के यहाँ पे जो राइस पद्धति है, इस राइस पद्धति की है वो यहाँ पे शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। डी इविंस, गेबे मिर्किन, हेराल्ड सन या बिकिला। अब राइस के अंदर दोस्तों जो राइस पद्धति होती है, इस राइस में आर फोर रेस्ट होता है, आई फोर यहाँ पे आइस होती है, सी फोर कंप्रेशन और यहाँ पे ई फोर एलिवेशन यहाँ पे होता है। तो ये इसमें पद्धति में, और आजकल तो इसका मॉडर्न रूप यहाँ पे प्राइसर का नाम से जाना जाता है। ये राइस के आगे पी और लास्ट में यहाँ पे आर, पी का फोर प्रोटेक्ट और आर का फोर यहाँ पे रेस्ट करते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। गेबे मेरिकिन के द्वारा है वो राइस पद्धति की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। मैक्रोट्रामा के अंतर्गत कौन सी चोट शामिल नहीं होती है। मैक्रोट्रामा दोस्तों, मैक्रोट्रामा की बात कर रहे हैं। एक होती है माइक्रोट्रामा, माइक्रोट्रोमा, एक होती है यहाँ पे मैक्रोट्रोमा। तो यहाँ पे मैक्रोट्रोमा की बात कर रहे हैं। अब मैक्रोट्रोमा के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे जो ताजा चोट होती है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे माइक्रोट्रोमा की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे लंबी ओरियूज इंजरी इसके अंदर आती है। तो मैक्रोट्रोमा की बात करें तो ओरियूज इंजरी, फ्रैक्चर, स्ट्रेन, स्प्रेन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो ओरियूज इंजरी होती है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मैक्रोट्रोमा के अंदर नहीं आएगी बल्कि ये माइक्रोट्रोमा के अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है। हेयर लाइन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, उसको अपन किस नाम से जान सकते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर या फिर सिंपल फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो दोस्तों जो फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर कई प्रकार का होता है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल हो गया, इम्पैक्टेड, ग्रीन स्टिक, कॉम्प्लिकेटेड, कम्युनिकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे भंजन भंग, जिसे अपन सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर है वो हड्डी है अंदर से बहुत बारीक तौर पर टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे मांसपेशी को और त्वचा को है वो यहाँ पे नुकसान यहाँ पे नहीं करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना कि हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी की बात कर रहे हैं अपन, उसके जनक कौन है। और मैंने बताया भी तो दोस्तों यहाँ पे पिछली प्रश्न उत्तरी के अंदर कि हाइड्रोथेरेपी है, उसके अंदर अपन किसका उपयोग करते हैं। तो दो प्रकार के अपन, यानी कोल्ड वाटर और यहाँ पे हॉट वाटर, दो प्रकार के पानी का उपयोग करते हैं, एक ठंडा और एक गर्म, जिसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन रहेंगे, फादर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी पूछे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सेबेस्टियन निप है, वो ध्यान रखना है, फादर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी रहेगा।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्प्रेन इंजरी की बात कर रहे हैं अपन, वो कितने प्रकार की रहेगी। 9, 6, 3 या फिर एक। स्प्रेन, अब स्प्रेन है वो किसकी चोट होती है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट की चोट होती है वो स्प्रेन होती है। अब लिगामेंट है वो यहाँ पे बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला यहाँ पे उत्तक होता है। अब स्प्रेन है वो कितने प्रकार की रहेगी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताना है। तो इसके अंदर है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। 3 प्रकार यहाँ पे स्प्रेन होती है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्प्रेन के नाम से जानते हैं। माइल्ड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन और सीवियर स्प्रेन। माइल्ड का मतलब यहाँ पे नॉर्मल चोट स्प्रेन से संबंधित, मॉडरेट का यहाँ पे माइल्ड के बाद में मॉडरेट, मॉडरेट होता है वो थोड़ा दर्द होता है, और सीवियर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्प्रेन, यहाँ पे लिगामेंट टूट के यहाँ पे अलग हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों। स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं। स्प्रेन चोट के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रकार की पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। अब मैंने बताया था स्प्रेन किसकी चोट है, तो वो लिगामेंट की चोट है, और लिगामेंट यहाँ पे मैंने बताया था हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब इसके मैं 3 चोट बताई थी मैंने, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड स्प्रेन होता है उसमें यहाँ पे लिगामेंट में हल्की सी चोट आती है, दर्द बहुत कम होता है। मॉडरेट है उसमें दर्द ज्यादा होने लग जाता है, लेकिन जो सीवियर स्ट्रेन होता है उसे अपन मसल रप्चर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर है बिल्कुल यहाँ पे हड्डी अलग हो जाती है, लिगामेंट टूट के यहाँ पे अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है वो स्प्रेन के 3 टाइप्स यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखे दोस्तों यहाँ पे कि ठंडी जल चिकित्सा को क्या कहते हैं। कोल्ड वाटर थेरेपी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसको अपन किस नाम से जानते हैं। और मैंने बताया था दोस्तों जो हाइड्रोथेरेपी है, फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी, अपन ने देखा है कि सेबेस्टियन निप को अपन फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। सेबेस्टियन निप की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोथेरेपी मैंने 2 प्रकार की चिकित्सा बताई थी, एक यहाँ पे गर्म जल की और दूसरी यहाँ पे ठंडी जल से। गर्म जल को अपन थर्मोथेरेपी और ठंडी जल को अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ठंडी जल चिकित्सा के नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो ठंडी जल चिकित्सा इसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा कि गर्म जल चिकित्सा को क्या कहता है। हॉट वाटर थेरेपी की बात कर रहे हैं अपन, उसको अपने को बताना है। अभी अपन ने ठंडी जल चिकित्सा के बारे में देखा जिसे अपन क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे गर्म जल की बात करें, हॉट वाटर की बात करें, तो उसके अंदर अपन किस नाम से जानेंगे, थर्मोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर है वो थर्मोथेरेपी, इसमें गर्म पानी को अपन कंट्रास्ट बात हो गई, वायरपूल बात हो गई, वो इसके अंदर अपन थेरेपी यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, जल के द्वारा उपचार की तकनीक को क्या कहते हैं। ट्रीटमेंट थ्रू वाटर के द्वारा है वो अपन किस नाम से जानते हैं। जल के द्वारा उपचार के अपन किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, हाइड्रोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो जल है चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे ठंडा जल हो या फिर गर्म जल हो, दोनों को अगर अपन जल के नाम से जाने तो उसे अपन कौन सी चिकित्सा के नाम से जानते हैं, उसे अपन यहाँ पे हाइड्रो, हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोथेरेपी के अंदर है वो यहाँ पे पानी की चिकित्सा होती है, जिसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों यूज करते हैं। ठंडे को अपन क्रायोथेरेपी और गर्म को अपन थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेन की सबसे गंभीर चोट किस श्रेणी में आती है। स्ट्रेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, स्ट्रेन की इंजरी है, सबसे गंभीर चोट है वो किस श्रेणी में आती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब स्ट्रेन है वो किसका चोट है, तो स्ट्रेन है वो यहाँ पे टेंडन की चोट होती है। और टेंडन क्या करता है दोस्तों यहाँ पे, तो मसल टू यहाँ पे बोन करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। जो ये मसल्स आ रही है, ये मसल्स यहाँ पे किससे जुड़ेगी, तो ये अपनी हड्डी हो गई, इससे जुड़ेगी। अब इसकी यहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पे सबसे गंभीर चोट की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो मांस क्या होता है, जो हड्डी है, हड्डी का थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया है वो यहाँ पे मांसपेशी के लटक जाता है, जिसे अपन सबसे गंभीर चोट के नाम से जानते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 3rd डिग्री स्ट्रेन के नाम से जानी जाएगी, जिसे अपन सीवियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12, पुराने घाव को बढ़ने में सहायता कौन देता है। दोस्तों यहाँ पे जो पुरानी घाव है, जो यहाँ पे हीलिंग है, ओल्ड हीलिंग की बात करें, वो उसको बढ़ने के लिए यहाँ पे कौन सहायता करता है। पैराफिन बात हो गई, रेडिएंट हीट हो गई, हाइड्रोथेरेपी या फिर अल्ट्रासाउंड।
तो पुरानी घाव की बात करें दोस्तों, यहाँ पे लंबे समय की चोटों की बात करें, ओवर यूज इंजरी की बात करें, क्रोनिक इंजरी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो क्रोनिक इंजरी के अंदर जो पुरानी घाव है उनको बढ़ने के लिए कौन यहाँ पे उपयोगी रहेगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करें, ऑप्शन नंबर बीच का आंसर रहेगा दोस्तों रेडिएंट हीट होती है। रेडिएंट हीट में क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती है चिकित्सा के अंदर, वो यहाँ पे मांसपेशी की ऊर्जा, जो मसल्स की एनर्जी होती है अंदर की, उसको काम में लेकर ही यहाँ पे जो पुरानी घाव होते हैं उनको बढ़ने का कार्य यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो दोस्तों यहाँ पे कि कंट्यूजन किस अंग की चोट कराती है। दोस्तों यहाँ पे कंट्यूजन की बात करें तो कंट्यूजन यहाँ पे कौन सी इंजरी रहेगी? स्किन, लिगामेंट, टेंडन या मसल्स? दोस्तों यहाँ पे कंट्यूजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चोट होती है एब्रेजन, लेसेशन में कंट्यूजन, तो ये जो चोटें होती है दोस्तों यहाँ पे इंजरी होती है उनकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पे 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 13, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मसल्स की इंजरी। कंट्यूजन होता है, कंट्यूजन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे नील पड़ना। जो अपने यहाँ पे चोट लगती है तो यहाँ पे जो मांसपेशी की मसल्स की जो जितनी भी सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है और वो अपने को यहाँ पे नीला नीला एक थक्का सा दिखने लग जाता है, उसे अपन नील पड़ना है वो कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 41। 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कोमल ऊतक की चोट कौन सी है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यहाँ पे कौन सी रहेगी? डिसलोकेशन, मार्च फ्रैक्चर, स्ट्रेन, लेक्रेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिसलोकेशन होती है वो यहाँ पे हड्डी से संबंधित होती है और ये कंधे के अंदर यहाँ पे लगने वाली चोट होती है। मार्च फ्रैक्चर की बात करें तो ये भी बोन से संबंधित है, फ्रैक्चर से संबंधित है। स्ट्रेन की बात करें तो ये किसकी चोट रहेगी? तो यहाँ पे टेंडन से संबंधित चोट रहेगी जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। अब यहाँ पे कोमल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात कर रहे हैं तो लेक्रेशन की बात करें जिसे अपन फटने के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। लेसरेशन की बात करें जिसे अपन किसी भी मांसपेशी है उसके अंदर यहाँ पे धारदार वस्तु से है वो यहाँ पे मांसपेशी कट जाती है तो इसे लेक्रेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रहेगी जो मांसपेशी से संबंधित यहाँ पे चोट होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। किस चोट में त्वचा के नीचे पानी जैसा ध्रुव बढ़ जाता है? यहाँ पे कौन सी इंजरी है जिसके अंदर यहाँ पे जो अंडर स्किन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब त्वचा होती है दोस्तों यहाँ पे, त्वचा की कितनी लेयर होती है? त्वचा की लेयर की अगर बात करें अपने अपने यहाँ पे तो 3 लेयर यहाँ पे त्वचा की होती है। उसमें ऊपरी ऊपर की एपिडर्मिस, फिर यहाँ पे डर्मिस और फिर होती है लास्ट में अपने हाइपोडर्मिस, यानी एपिडर्मिस, डर्मिस और यहाँ पे हाइपोडर्मिस, 3 लेयर यहाँ पे होती है। तो जो यहाँ पे एपिडर्मिस और डर्मिस होती है इनके बीच में है वो यहाँ पे जैसे रासायनिक जलन के कारण है वो यहाँ पे पानी बढ़ जाता है और क्या बन जाता है, फफोला यानी ब्लिस्टर यहाँ पे बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि चोट को त्वचा के नीचे जो पानी जैसा फ्लूइड भर जाता है उसे अपन ब्लिस्टर या फफोले या छाले के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों, किस चोट को स्ट्रॉबेरी चोट भी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे विच इंजरी आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉबेरी इंजरी के नाम से यहाँ पे कौन सी चोट जानी जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। लेक्रेशन, एब्रेजन, ब्रिस्ट बर्साइटिस, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे डिसलोकेशन। स्ट्रॉबेरी चोट क्यों बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे जो अपनी त्वचा होती है इस त्वचा की 3 लेयर होती है, जो उसमें ऊपर की जो लेयर होती है उसे अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर डर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है इस एपिडर्मिस में क्या हल्की सी यहाँ पे रगड़ के कारण यहाँ पे छिल जाती है और अपने यहाँ पे जो व्हाइट टिश्यू होते हैं, सफेद ऊतक होते हैं, वो अपने को दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें ब्लड नहीं आ पाता है, लेकिन लाल लाल ये ऐसी खरोंच के कारण दिखती है जिसे अपन यहाँ पे स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो एब्रेशन चोट होती है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। एब्रेशन जिसे अपन खरोंच के नाम से जानते हैं और ये खरोंच है वो यहाँ पे एपिडर्मिस चोट में यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 17 देगा दोस्तों, दीर्घकालिक यानी क्रोनिक चोट का उपचार किस में किया जाता है, किससे किया जाता है? दोस्तों दीर्घ 2 प्रकार की चोट होती है, एक यहाँ पे क्रोनिक इंजरी होती है जो दीर्घकालीन चोट, एक यहाँ पे ताजा चोट होती है जिसे अपन एक्यूट इंजरी के नाम से जानते हैं। एक्यूट इंजरी जो यहाँ पे 24 घंटे से कम समय के अंदर लगी हुई चोट एक्यूट इंजरी की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अपने को 17 बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दीर्घकालिक चोट के उपचार में अपन किसका काम में लेते हैं? क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा
और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा तो अल्ट्रावायलेट। यूवी जो वायलेट होती है, अल्ट्रावायलेट जिसे अपन यूएसबी के नाम से जानते हैं, यूएस अल्ट्रावायलेट सोनोग्राफी मशीन होती है, उसके अंदर है इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 18। खेल चोट के पश्चात पुनर्वास के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है? अपने चोट लग गई है, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, लेकिन उसके बाद में जो ठीक करने के लिए है वो यहाँ पे सबसे अधिक प्रभावी यहाँ पे विधि कौन सी रहेगी? हाइड्रोथेरेपी है, वैक्स बाथ है, करेक्टिव एक्सरसाइज है, या फिर क्रायोथेरेपी है? तो दोस्तों जो रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं अपन, जो रिहेबिलिटेशन की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है कि चोट लगने से पहले की स्थिति में वापस आना, यानी अपने जो शरीर बिना इंजरी के समय जो शरीर था उसी पोजीशन में वापस आना है, वो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन कहलाएगा, पुनर्वास कहलाएगा। और उसमें सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन सुधारात्मक व्यायाम, करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, खेल में पुनर्वास की विधियां कौन सी है? सॉरी दोस्तों, खेलों में पुनर्वास की बात करें तो यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन की मेथड है वो यहाँ पे कौन सी रहेगी, यानी चोट लगने के बाद पूर्व स्थिति में वापस आना है, उसके लिए यहाँ पे सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जा सकती है? फिजियोलॉजिकल मेथड है, एक्सरसाइज मेथड है, मेडिकल मेथड है, या उपरोक्त सभी है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा। तो खेलों में अगर पुनर्वास की बात कर रहे हैं तो चोट लगने से पहले की स्थिति में वापस आने के लिए अपने यहाँ पे साइकोलॉजिकल मेथड, जो खिलाड़ी को इंजरी से यहाँ पे उबारता है, मानसिक रूप से मजबूत करता है। व्यायाम एक्सरसाइज करेक्टिव मेथड करते हैं। मेडिकल अपन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे प्राइस पद्धति के आधार पर दे सकते हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, एनोरेक्सिया एथलेटिका की स्थिति किस खेल में अधिक पाई जाती है? एनोरेक्सिया एथलेटिका की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे पाई जाती है? फुटबॉल हो गया, जिम्नास्टिक, शतरंज, मुक्केबाजी? क्वेश्चन नंबर अपना 20 के अंदर बताना है। एनोरेक्सिया एथलेटिक्स की बात क्या कर रहे हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गेम्स में सबसे ज्यादा चोट लगने के चांस रहते हैं, बार बार इसमें चोट आने की, इंजरी के चांस बने रहते हैं, वो यहाँ पे कौन सा गेम रहेगा? एनोरेक्सिया एथलेटिका की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे जिम्नास्टिक में सबसे ज्यादा है वो चोट लगने की संभावना बनी रहती है, जिसे अपन एनोरेक्सिया एथलेटिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खो खो खेल में दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? खो खो खेल की बात कर रहे हैं अपन, बिटवीन अपन जो पोल है, डिस्टेंस बात करना है अपने को यहाँ पे, पोल्स के बीच की डिस्टेंस। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो खो खो ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात होनी चाहिए, वो कितनी होती है? तो यहाँ पे 27 बाई 16 मीटर, 27 बाई 16 मीटर इसकी खो खो की ग्राउंड की लंबाई होती है। उसमें 1.5 मीटर दोनों तरफ यहाँ पे फ्री जोन होता है, 1.5 मीटर यहाँ पे पोल लगे हुए होते हैं दोनों तरफ। तो सेंटर लाइन से दोनों पोल की बात करें तो यहाँ पे 1.5 और 1.5 दोनों तरफ निकालते हैं, 3 मीटर यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे पोल टू पोल की डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे पोल, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। 24 मीटर, 24 मीटर है वो यहाँ पे क्या रह जाती है? पोल टू पोल डिस्टेंस यहाँ पे रह जाती है। फैक्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं, एक बार देखना है। खो खो संबंधित तो भारतीय खो खो संघ का गठन है वो 1955 में हुआ था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एशियाई खो खो महासंघ का गठन है वो 1987 में हुआ था। यहाँ पे खो खो में जो लोबी की चौड़ाई वो 1.5 मीटर की होती है, फ्री जोन बोलते हैं, और पोल की ऊंचाई है वो 1.20 से 120 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। खेल मैदान बता ही दिया मैंने, 27 बाई 16 मीटर का होता है। और खो खो खेल का प्रदर्शन पहली बार 1936 बर्लिन ओलंपिक में किया गया था। 2020 अर्जुन पुरस्कार है वो यहाँ पे खिलाड़ी है, कौन सी खिलाड़ी रहेगी? तो सारिका काले को दिया गया था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे खो खो में पहला प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो गोपाल पुरुषोत्तम दास फड़के को यहाँ पे दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है खो खो से रिलेटेड, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों, यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? एकलव्य अवार्ड की बात कर रहे हैं, वो किस खेल से संबंधित रहेगा? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, या फिर खो खो? क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच डी करेक्ट आंसर रहेगा था कि जो एकलव्य पुरस्कार है वो यहाँ पे खो खो के अंदर यहाँ पे दिया जाने वाला अवार्ड होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? डेविस कप की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे डेविस कप की बात करें
तो इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी? 1888, 1900, 1896 या फिर 1992? डेविस कप की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 23 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। डेविस कप है वो यहाँ पे सन 1900 के अंदर है, वो यहाँ पे डेविस कप की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 24। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की बात कर रहे हैं दोस्तों अपना, उसके कप्तान कौन थे और उसका कारण क्यों है? 1956 की जो मेलबर्न ओलंपिक है उसमें भारतीय फुटबॉल टीम है वो सर्वश्रेष्ठ, अब तक की बात कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और उसमें है वो यहाँ पे चौथा स्थान प्राप्त किया था उसने। हालांकि अब के बाद में, उसके बाद में भारतीय फुटबॉल टीम ने है वो यहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं किया है ओलंपिक के लिए। क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 के बाद सी इज करेक्ट आंसर रहेगा कि जो समर बनर्जी है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या थे? भारतीय फुटबॉल टीम के यहाँ पे कैप्टन थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा अपना, महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? महिला चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसके अंदर खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर की बात है, वो कौन बनी है? जिस प्रकार आईपीएल चलता है उसी प्रकार यूईएफए चलता है दोस्तों यहाँ पे, उसके अंदर है वो यहाँ पे चलने वाली खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? भवानी देवी, मनीषा पांडे, मनीषा कल्याण या दीपा मलिक? क्वेश्चन नंबर अपना 25 के अंदर बताना है। तो चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। मनीषा कल्याण है वो यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर है जो यहाँ पे महिला फुटबॉल चैंपियंस लीग के अंदर यहाँ पे खेलने वाली खिलाड़ी रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? वो अपने को यहाँ पे बताना है। करंट का क्वेश्चन भी जोड़ के देख सकते हैं दोस्तों अपन इसको। अंडर 20 की बात कर रहे हैं, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो यहाँ पे पहलवान कौन है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतिम पंगाल या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा अपना और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे अंतिम पंगाल है वो यहाँ पे प्रथम, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे गोल्ड मेडल भारतीय महिला पहलवान है यहाँ पे अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों यहाँ पे कि देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित अल्टीमेट खो खो लीग 2022 कहाँ शुरू हुई थी? ये पहली थी दोस्तों यहाँ पे, देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित, जिस प्रकार आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों को खरीदा जाता है उसी प्रकार खो खो अल्टीमेट के लिए है वो 2022 में खिलाड़ियों को खरीदा गया था और यहाँ पे प्रो खो खो, यहाँ पे प्रो खो खो आयोजन किया गया था जिसे अल्टीमेट यहाँ पे खो खो नाम से दिया गया था। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे? क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। पुणे के अंदर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे अल्टीमेट खो खो का पहला आयोजन 2022 के अंदर यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। फीफा के अंदर बताना है कि फीफा के अंदर है दोस्तों यहाँ पे आयोजन 2026 कहाँ किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 28 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि दोस्तों इसके अंदर है वो फीफा के अंदर है यहाँ पे यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका की जो तीनों देश है दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर है, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और मेक्सिको, तीनों के अंदर यहाँ पे इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? अगर करंट से जोड़ के देखें तो अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। डूरंड कप की बात करें, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है जो यहाँ पे 1888 से संबंधित रहेगा। तो डूरंड कप है फुटबॉल से संबंधित 134वां सत्र है, इसकी यहाँ पे जो 134वीं अगर मीटिंग की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कोलकाता, निहाटी, गुवाहाटी और इम्फाल के अंदर है वो इसका क्या किया गया था? 134वें सत्र की मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है अब, और फैक्ट क्या दिया गया है कि डूरंड कप की शुरुआत यहाँ पे 1888 में शिमला में हुई थी
भारत की सबसे प्राचीन क्या है फुटबॉल प्रतियोगिता है, और सर्वाधिक बार विजेता है वो इसका वेस्ट बंगाल यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहे हैं 2026 के अंदर, करंट का क्वेश्चन है। और दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर ए भी यहाँ पे मिस हो गए हैं, तो आपको ये सीरियल वाइज आपको मानते हुए यहाँ पे आंसर देना है इसके। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा ने है वो यहाँ पे मेडल टेली के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 31 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब पूछा गया है। हैदराबाद की तूफान, रोची रॉयल्स, कलिंगा लांसर्स, या फिर दिल्ली योद्धा। करंट का क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं मैं। और यहाँ पे ए बी सी और डी आपको ऑप्शन यहाँ पे मानते हुए चलना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर मिसिंग हो गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 31 रहेगा, पुरुषों की इंडिया लीग 2025-26 की बात करें तो ये किसके द्वारा जीता गया है? क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, कलिंगा लांसर्स के द्वारा यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, जीता गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि गामक योग्यता में शक्ति व गति के मिश्रण को क्या कहते हैं? गामक योग्यता की बात कर रहे हैं अपन, मोटर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। उस मोटर कंपोनेंट्स के अंदर है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ और स्पीड, इसके मिश्रण को है वो अपन किस नाम से जान सकते हैं? कॉम्बिनेशन को किस नाम से जान सकते हैं? लोकोमोटर स्पीड, स्ट्रेंथ स्पीड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो गामक योग्यता में स्ट्रेंथ प्लस स्पीड की बात करें तो दोनों का अगर मिक्सअप के रूप में देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति के नाम से जानते हैं। किसी भी कार्य को अचानक तेज गति के साथ में कम समय के अंदर करते हैं तो उसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखे दोस्तों यहाँ पे कि शक्ति के भाग कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पे विचार द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के यहाँ पे पार्ट कौन से रहेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा, शक्ति स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो स्ट्रेंथ 3 प्रकार की रहेगी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक का अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। इस एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में जो एक्सप्लोजिव है विस्फोटक है, इसका अर्थ क्या रहेगा? फटीग रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। अब दोस्तों मैंने बताया था विस्फोटक शक्ति के अंदर क्या होता है, तो बिल्कुल कम समय के अंदर तुरंत यानी झटके के साथ में जो कार्य किया जाता है उसको अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ और स्पीड का यहाँ पे मिश्रण होता है। अब इसमें जो एक्सप्लोजिव की बात कर रहे हैं विस्फोटक का अर्थ क्या हुआ, तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। स्पीड के तौर पर अपन क्या जोड़ते हैं? विस्फोटक को जोड़ते हैं कि इसके अंदर है वो ताकत के साथ बहुत कम समय में तेज गति के साथ अपन यहाँ पे कार्य को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे आइसोटोनिक एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, इसका संबंध किससे रहेगा? कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, और साथ में आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक में गतिशील चीजें होती हैं, आइसोमेट्रिक में स्थिर यहाँ पे व्यायाम होते हैं, और यहाँ पे आइसोकाइनेटिक होता है, उसमें स्थिर और गतिशील दोनों होता है। तो वे आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक दो प्रकार के व्यायाम आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ से संबंधित रहेगा, ताकत से संबंधित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 36, ऊंची कूद में टेक ऑफ लेते समय किस प्रकार की शक्ति लगती है? हाई जंप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। हाई जंप के अंदर जो टेक ऑफ करते हैं अपन उस समय अपनी कौन सी यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्य करेगी? मैक्सिमम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, या फिर स्ट्रेंथ एंडोरेंस।
तो दोस्तों जो अपने यहाँ पे एपरेटस लगे हुए हैं हाई जंप के लिए, तो यहाँ पे खिलाड़ी दौड़ते हुए आएगा यहाँ पे, और वो यहाँ पे जंप लेगा टेको बोर्ड पे, और फिर यहाँ पे जंप के लिए साथ में कूदेगा। तो उस समय है वो यहाँ पे जंप ले रहा है, उस समय है वो यहाँ पे क्या करेगा, एक साथ झटके एक साथ ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन विस्फोटक शक्ति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा कि ओवरलोड की स्थिति में खिलाड़ी का व्यवहार कैसा होता है। ओवरलोड की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। ओवरलोड की स्थिति में खिलाड़ी का व्यवहार कैसा होता है। अब लोड कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल लोड हो गया, ओवरलोड हो गया, क्रेस्ट लोड हो गया। तो यहाँ पे लोड की श्रेणियां होती है, उसमें से जो ओवरलोड की बात करें उसमें खिलाड़ी का व्यवहार कैसा होता है। मतलब मान लो यहाँ पे खिलाड़ी की कैपेसिटी कितनी है, तो खिलाड़ी की कैपेसिटी यहाँ पे 20 मिनट तक यहाँ पे एक्सरसाइज करने की, लेकिन अपन लगातार उसको यहाँ पे 1 घंटे तक एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो उस समय खिलाड़ी यहाँ पे कैसा महसूस करेगा अपने को। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट भी करेगा, उत्तेजित भी रहेगा, लेकिन चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर आ जाएगा बहुत लंबे समय तक, और कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन भी उसके अंदर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि इसके अंदर यहाँ पे उत्तेजना भी रहेगी, लेकिन यहाँ पे चिड़चिड़ापन और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन उसके साथ साथ में उसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसे ओवर ट्रेनिंग कहा जाता है। ओवर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, किसी कह सकते हैं नॉर्मल लोड हो गया, न्यून बार जिसे अपन लो लोड के नाम से जानते हैं, अधिभार ओवरलोड, या फिर शिखर बार जिसे अपन पीक लोड के नाम से जानते हैं। पीक लोड को अपन क्रेस्ट लोड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, पे इसे अपन क्रेस्ट लोड भी कह सकते हैं। तो किसी अपन ओवर ट्रेनिंग की बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। शिखर भार जिसे अपन पीक लोड क्रेस्ट लोड के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे ओवर ट्रेनिंग की श्रेणी के अंदर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, प्रशिक्षण कार्य और रिकवरी के मध्य समय संबंध को क्या कहते हैं। प्रशिक्षण कार्य और रिकवरी के मध्य समय संबंध को क्या कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी ट्रेनिंग वर्क की बात करें और साथ ही में जो रिकवरी है उसके मध्य की बात करें, तो उसके मध्य को जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको अपन किस नाम से जान सकते हैं। ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ट्रेनिंग वॉल्यूम, ट्रेनिंग डेंसिटी, या फिर उपरोक्त से भी। तो जो ट्रेनिंग कार्य हो गया और रिकवरी, उसके बीच के जो यहाँ पे रिलेशन है उसे अपन किस नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन ट्रेनिंग डेंसिटी, प्रशिक्षण घनत्व के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार सहन करने को क्या कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, उस समय अपन जो ट्रेनिंग लोड अडेप्ट कर रहे हैं उसको अपन किस नाम से जान सकते हैं। फटीग हो गई, सुपर कंपनसेशन हो गया, जलवायु यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन हो गया, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड की बात करें, उस पे अगर अपन ट्रेनिंग दुआते हैं तो उस समय है वो, इसका कारण क्या होता है, तो भार के सहन करने को क्या कहेंगे उस समय। क्वेश्चन नंबर 40 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, उसे अपन क्लाइमेट एडेप्टेशन, यानी परिस्थिति के अनुसार ऊंचाई पर क्यों देते हैं अपन ट्रेनिंग, तो परिस्थिति को अडेप्ट करने के लिए है, क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए अपन यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी छोटी सी क्लास थी, उसके अंदर अपन ने 40 एमसीक्यू शामिल किए थे। तो क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।